हेलो नमस्कार। आज है 7 जनवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। ये मतलब कौन सा ऐसा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। राजधानियां हैं वैसे ये चारों की चारों, और इसका जवाब मिलेगा हमको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा एक होता है ब्रेल लिपि। देखो ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 4 जनवरी को, ब्रेल लिपि। अब देखो ब्रेल लिपि क्या होती है ये भी पता होना चाहिए आपको। जैसे जो दिव्यांग होते हैं, अब जिसको ब्लाइंडनेस होता है, मतलब अंधे होते हैं कुछ लोग, तो उनको पढ़ने के लिए है ना कुछ एक लिपि होती है। तो जो लोग भी जिनकी आई आंखें नहीं होती हैं वो लोग ब्रेल लिपि के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। और हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। बट यहाँ पर बात किसकी हो रही थी, पक्ष दिवस की, और वो कब मनाया जाता है, 5 जनवरी को। हाल ही में किसे यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर के रूप में चुना गया है। और 4 ऑप्शन है आपके पास, और इसका सही जवाब है माइक जॉनसन को डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो कि वहां का एक उच्च सदन होता है, उसका स्पीकर बनाया है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारे पास, हाल ही में कौन 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। देखो जब भी कपड़े की बात आती है ना, क्लोथिंग की बात आती है, तो पूरी दुनिया में टॉप पर रहता है चाइना। बहुत पहले से ही है चाइना, एक तरफा राज है चाइना का क्लोथिंग के मामले में। बट अभी क्या हुआ है कि जो 2023-24 का डेटा आया है उसके हिसाब से भारत ने अच्छी ग्रोथ की है, और पूरे विश्व में हम अब आ गए हैं छठे नंबर पर। ठीक है, छठा सबसे बड़ा कपड़ा परिधान निर्यातक देश हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए कि हम 6 पोजीशन पर हैं, और चाइना जो है वो क्या है, प्रथम स्थान पर है। फर्स्ट जो है अभी भी कौन है, चाइना ही है, याद रखना इस बात को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस बैंक द्वारा हर घर लखपति योजना लॉन्च की है। 4 ऑप्शन है, और इसका सही जवाब है एसबीआई। एसबीआई क्या है कि एक योजना लेकर आया है, लखपति योजना, जिसको हर घर में ये योजना है, जिसकी तरह वो मतलब इसमें कुछ प्रावधान है अलग अलग प्रकार के कि किस प्रकार से सभी लोगों को ऐसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट किया जाए जिससे कि उनको रिटर्न अच्छा मिले। और एसबीआई की बात निकली है, तो आपको पता है एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1955 में। अब आप लोगों को क्या करना है, एसबीआई का हेडक्वार्टर तो मैं बता रहा हूँ आपको मुंबई में है, बट आप कमेंट करके बताइए मुझे कि एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। एसबीआई के चेयरमैन का नाम बताना है कमेंट करके सभी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, किस राज्य द्वारा सावित्री बाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। मतलब अभी क्या है कि सावित्री बाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है, ये भी एक सवाल है। तो हर साल 3 जनवरी को उनकी जयंती मनाई जाती है। सावित्री बाई फुले जो है वो एजुकेशन, महिलाओं के एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा काम किया था उन्होंने। ठीक है, और ये है उनका फोटो। अब तेलंगाना की सरकार ने क्या किया है, इस बार उन्होंने महिला शिक्षक दिवस के रूप में इसको मनाया है, इनकी जयंती को। क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि जो पिछड़ी जाति की जो महिलाएं थीं, और स्पेशली एससी एसटी की जो महिलाएं थीं, उनको एजुकेशन में मतलब नहीं ले रही थी, या फिर आप ये समझ सकते हो कि जब गुलाम भारत था, या फिर हम कहें कि अंग्रेजों का जब राज था, तो उस समय एजुकेशन इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने क्या किया कि महिलाओं को पढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और इसी कारण से सावित्रीबाई फुले को है ना शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान के लिए हर साल 3 जनवरी को उनकी जयंती मनाई जाती है। और तेलंगाना सरकार ने तो भैया पता ही आपको क्या हुआ, महिला शिक्षक दिवस के रूप में उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया है इस बार। अगला सवाल देखिएगा, हाल ही में दिवंगत राजगोपाल चिदम्बरम का संबंध किस क्षेत्र से था। तो राजगोपाल चिदम्बरम जो था, इनका संबंध जो था वो न्यूक्लियर से था, अर्थात परमाणु से था। यहाँ पर देखिए ये है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन लिखी है उनके बारे में। ये क्या रहे थे, परमाणु ऊर्जा विभाग जो है हमारा कमीशन है, परमाणु ऊर्जा आयोग जो है उसके प्रमुख भी रहे हैं। और जो भारत सरकार के 2001 से लेकर 2018 तक जो हमारे वैज्ञानिक सलाहकार भी कौन थे, राजगोपाल चिदम्बरम, जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ये बात याद रखेगा, इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे 1974 में क्या हुआ था, हमारे देश ने पहली बार क्या किया था, परमाणु परीक्षण किया था।
ठीक है, पोखरण में हुआ था। आप बता सकते हैं जो इसका नाम, चलो मैं ही बता देता हूँ, स्माइलिंग बुद्धा। भारत सरकार के द्वारा जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में, उसको स्माइलिंग बुद्धा कहा गया था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और इनको 1999 में क्या मिला, पद्म विभूषण मिला। 1975 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। और ये कुछ डिपार्टमेंट है जिनमें इन्होंने हेड का काम किया था। बट आप याद रखिएगा क्योंकि सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पदों पर ये विराजमान रहे थे। तो दिवंगत वाली जो कैटेगरी होती है पर्सनालिटी वाली, उसमें ये सवाल आ सकता है। आज का 7वां सवाल देख रहे हैं हम लोग। हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा, मतलब ऐसा कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। और देखो ये तो चलता रहता है, कभी कभी लाहौर आ जाता है पहले नंबर पर, बट इस बार जो ये जो डेटा मिला है हमको वो है एयर विजुअल। एयर विजुअल जो था वो लेटेस्ट डेटा है, ये 3 जनवरी का। 3 जनवरी का जो एयर विजुअल डेटा आया, अकॉर्डिंग टू दैट हनोई में पर्यावरण का जो प्रदूषण का लेवल था वो बहुत ही कतई बहुत बेकार था भाई साहब, बहुत ही बेकार था। हनोई कहाँ है, बड़ा सवाल तो ये आ रहा है। वियतनाम की राजधानी होती है हनोई, वियतनाम की राजधानी है हनोई। बट आपको कमेंट करके बताना है कि फिर वियतनाम की करेंसी क्या है ना। हनोई अगर कैपिटल है तो करेंसी क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आज का 8वां सवाल देखिएगा, ये रहा आपके मोबाइल पर। हाल ही में किस राज्य ने, यहाँ पर एक शब्द भूल गए हम, किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित उद्यान विकसित किया है। और इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड एक उद्यान, एक पार्क को विकसित कर रहा है जिसकी थीम रहेगी महाभारत वाली थीम रहेगी। टू द पॉइंट सवाल है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आज का 9वां सवाल देख रहे हैं हम लोग। हाल ही में किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। एक ऐसा बैक्टीरिया जो क्या करेगा, ऑटोमेटिक मृदा को क्या करेगा, वो प्रदूषण रहित कर देगा उसको। मतलब जो भी उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया है कि अगर कोई भी पर्यावरण मृदा का जो प्रदूषण होता है, जैसे कि अलग अलग प्रकार के भैया मृदा प्रदूषण भी होता है। मृदा में सपोज दैट कि उसमें सैलिनिटी आ गई है तो ज़्यादा हो गई है, या मृदा जो है वो ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं है, तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए आईआईटी मुंबई के जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने क्या किया है, एक डेवलप किया है, एक बैक्टीरिया बनाया है जो उस प्रदूषण को ऑटोमेटिक खत्म कर देगा और मृदा का उपजाऊपन बढ़ा देगा। चलिए आज का अंतिम सवाल जो कि 10वां सवाल है। हाल ही में नोमुरा ने एक क्या किया है, हम यूँ कह सकते हैं कि अनुमान लगाती है, ये जो भी इकोनॉमिकली काम होता है वो करती है। नोमुरा एक एजेंसी है, उसने 2025 में भारत की जीडीपी 2025 में कि भारत की जीडीपी कितनी रहने वाली है। देखो क्या होता है, जीडीपी जो होती है ना, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो होता है ना, सकल घरेलू उत्पाद, इसका फुल फॉर्म होता है। एक किसी भी देश की तरक्की का अनुमान लगाने का एक पैमाना हो सकता है। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु का मूल्य जो होता है उसे जीडीपी से नापा जाता है ना, कितना डेवलपमेंट हुआ। जीडीपी एक प्रकार का तरीका हो सकता है कि यार भाई भारत मतलब कोई भी देश है तो वो कितना कमाया है, कितना क्या हुआ है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत सारे पैमाने होते हैं। बट जीडीपी भी एक है, जीडीपी बढ़ना चाहिए कुल मिला के। तो नोमुरा ने बोला है कि यार भाई सब देखो, जो भारत की जीडीपी है ना वो 6.7 रहने वाली है 2025 में। अभी देखो ये तो ऊंचे होता रहता है भाई सब, लॉकडाउन के टाइम पर ये थोड़ा सा डाउन आ गया था, तो जीडीपी रहती है कि एक प्रकार से यूँ बोल सकते हो कि ये टूल है जो ये बताता है कि यार कोई देश कितनी तरक्की कर रहा है। शुद्ध भाषा में बताऊं तो मैं, हालांकि टेक्निकल भाषा में जाएंगे हम तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। अलग अलग पैमाने होते हैं जीडीपी निकालने के, ठीक है। जीडीपी निकालो, फिर जीएनपी निकालो, फिर उसमें नेट एनएनपी निकालो, तो जीएनपी निकालो, तो ऐसा बहुत कुछ होता है। बट ये समझ लीजिए कि जीडीपी मतलब एक देश की तरक्की का अनुमान लगाया जा सकता है, और हमारी जीडीपी 2025 में रहने वाली 6.7। हालांकि देखो नोमुरा के अलावा और भी एजेंसियां आएंगी, अलग अलग एजेंसियां, कम से कम 4 या 5 एजेंसियां होती हैं जो ये अनुमान लगाती हैं। तो हमें याद रखना पड़ेगा 4-5 एजेंसी जो मेन होती है उनका तो रखना पड़ेगा कि किसने कितना प्रेडिक्ट किया है कि 2025 में जीडीपी कैसी रहेगी। फिर देखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर किसका प्रेडिक्शन सबसे अच्छा था, तो रहेगा ऐसा। आईएमएफ का भी अपना प्रेडिक्शन आने वाला है। तो ये थे आज के बहुत महत्वपूर्ण सवाल 10 के 10। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।